Hey guys, welcome back to Naik Classes. This is Aditya Naik. उम्मीद है all you guys are doing really good, great, everything ठीक है और चिल मार रहे होंगे, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं पिछले बहुत दिनों से 15-17 दिन हो गए मैं वीडियो डाला नहीं है, मतलब डाल नहीं रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बोर हो गया था क्योंकि पिछले 5 वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे। व्यूज़ इन द सेंस कि ऐसे तो नॉर्मली कोई 1000 व्यूज़ भी अब तक हिट नहीं किया मेरा कोई वीडियो, लेकिन फिर भी 40-50 के नॉर्मल एवरेज जो व्यूज़ आते थे वो भी नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा बोर हो गया था। ठीक है, तो सॉरी फॉर द डिसकंटिन्यूटी। हाँ, तो मैं आज फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कल ही एक टीचर का मतलब एक क्या यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो एक टीचर थे वो मैथ्स पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई टीचर ज़िद्दी नहीं है तो वो एक अच्छा टीचर है। तो फिर ये थोड़ा सुन के मैं थोड़ा मेरा अंदरूनी मोटिवेशन मैंने जाके मैं बोला कि नहीं, अपन भी अच्छा टीचर है, अच्छा पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा ज़िद्दी हूँ, लेकिन उम्र के साथ साथ ऐसा नहीं बोले कि ज़्यादा उम्र तो मेरा है नहीं, लेकिन हाँ थोड़े से ज़िद्दीनेस में थोड़ा कम जाते हैं। जैसे आप थोड़े मतलब आपका एज बढ़ता जाता है, आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड होते जाते हो, तभी आपका ज़िद्दी नेचर थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन नॉर्मल जो आप चीज़ हासिल करना चाहते हो उसके लिए आपको ज़िद्दी होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं भी एक अच्छा सा बढ़िया सा मस्त टीचर, एक एजुकेटर बनना चाहता हूँ, मतलब बनना चाहता हूँ इन द सेंस कि मैं हूँ खुद को अभी फिलहाल मान के चलता हूँ, लेकिन और बेहतर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी बेटर बाई टुमारो। ठीक है, तो मैं कल के बाद तक मैं अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ। ठीक है, जितना हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर बनना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं डाला। ठीक है, मेरा अंदर का ज़िद्दीपन भी जाग गया। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने शायद डाला था क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो 70% तक लगभग हमने कंप्लीट कर दिया था। आज उस चैप्टर को हम कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, बस डेफिनेशन, थियरीज, 2-3 फॉर्मूलेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको पार्ट टू ग्रेविटेशन का पसंद आया होगा, यानी जो लोग देखे होंगे उनको तो डेफिनेटली बहुत सारे आइडियाज़ मिल चुके होंगे। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 और लास्ट टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 9। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाला है दैट इज थ्रस्ट। ठीक है, तो थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट इज द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। छोटा सा डेफिनेशन है, बस इतना याद रखना है, और एक छोटा सा डायग्राम बना दोगे तो एग्जाम में पूछ हो जाएगा। द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, और थोड़ा सा और 2-3 वर्ड जोड़ सकते हो। द परपेंडिकुलर फोर्स दैट व्हिच एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। एग्जाम्पल देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है जो स्क्वायर बॉक्स जैसा दिख रहा है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज में जो फोर्स लग रहे हैं चारों तरफ जो 90 डिग्रीज में फोर्स लग रहे हैं, 90 डिग्रीज को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी जो चीज़ 90 डिग्रीज में लगे उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो ये फोर्सेस जो है 1 2 3 4, ठीक है, ये सब F1 F2 F3 होता है। मैं नॉर्मली सेम फोर्स लिख दिया हूँ, F लिख दिया हूँ, सेम न्यूटन सेम अमाउंट के फोर्स लग रहा है, लेकिन 90 डिग्रीज पे लग रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे 90 डिग्रीज पे लग रहा है परपेंडिकुलर एंगल पे, तो इस परपेंडिकुलर फोर्स जो है, इस परपेंडिकुलर फोर्स को हम कहेंगे थ्रस्ट। चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। ठीक है, बस डेफिनेशन आपको याद रखना। प्रेशर क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया। यूनिट सरफेस एरिया में कोई पर्टिकुलर सरफेस, ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं प्रेशर। सपोज मान के चलो ये एक सिलेंडर के फॉर्म है। ठीक है, ये मान कर लो सिलेंडर के फॉर्म है। ठीक है, तो ये सिलेंडर का जो फॉर्म है, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाला सर्कल के शेप में, तो यानी इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर को सपोज मान लो ये मेरा उंगली जो है ये एक फोर्स है। ठीक है, मैं इसको पुश कर रहा हूँ, तो फोर्स लगा रहा हूँ मैं, तो इस यूनिट एरिया के ऊपर यानी पाई आर स्क्वायर एरिया के ऊपर जो मैं इसे पुश करके इसको फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो फोर्स पड़ रहा है, अगर उस फोर्स को ये एरिया से डिवाइड कर दें, यानी सपोज मान लो ये जो फोर्स पड़ रहा है ये 2 न्यूटन का है, तो 2 न्यूटन एरिया कितने एरिया पे लग रहा है? पाई आर स्क्वायर एरिया। आर सपोज मान लो इसका रेडियस है आर, तो पाई आर स्क्वायर के ऊपर जो ये फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे, यानी फोर्स जो 2 न्यूटन का फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया पाई आर स्क्वायर अगर कर देंगे तो वो हमें प्रेशर देगा। प्रेशर क्या है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर का? पास्कल। पी कैपिटल पी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं पास्कल, या फिर इसको हम बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसा है? पी का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का है मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट।
तो फोर्स का इसी से आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स 2, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स 2, ठीक है, या फिर जनरली हम पास्कल यूज करते हैं, ठीक है। एक ब्लेस पास्कल करके एक साइंटिस्ट है सर, उन्हीं के नाम से ये पास्कल आया है, ठीक। तो आते हैं तीसरे टॉपिक पर, प्रेशर ऑन फ्लूइड्स, यानी फ्लूइड्स जो होते हैं ना, लिक्विड्स जो फॉर्म में होते हैं। एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, प्रेशर ऑन फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स क्या है, फ्लूइड्स जनरली लिक्विड्स और गैसेस दोनों को फ्लूइड्स ही बोलते हैं, ठीक है। यानी जिसका फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कोई ऑब्जेक्ट का जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है अंदर में, उनके बीच में जनरली लेस अमाउंट, मतलब लेस क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में जिनका जो सॉलिड के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लूइड्स में क्या होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। चैप्टर 1 केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, मैटर अराउंड उसमें, या फिर एलिमेंट्स कंपाउंड्स जो चैप्टर है केमिस्ट्री में आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, यानी फोर्सेस बिटवीन द एटम्स, ठीक है, टू एटम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रेशर ऑन फ्लूइड्स एंड फ्लूइड्स जनरली दो टाइप्स होते हैं। पहला तो हम फ्लूइड बोलते हैं, एक तो बोलते हैं गैस को, दूसरा बोलते हैं लिक्विड्स को, ठीक है। लिक्विड यानी वाटर वगैरह हो गया, गैसेस यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी हो गया, ठीक है, तो इनको फ्लूइड्स बोलते हैं। तो प्रेशर ऑन फ्लूइड्स यानी फ्लूइड्स के ऊपर जो प्रेशर आता है उसमें सिर्फ दो ही पॉइंट है आपको याद रखना है। फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल डायरेक्शंस, यानी हर डायरेक्शन में फ्लूइड्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। आप देखोगे अगर एक गैस का कंटेनर है, यानी कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर अगर गैस भर के आप कंप्रेस करके रखते हो, तो वो जो गैस है ना, वो कंटेनर के हर पार्ट में, हर सरफेस पे क्या करता है, प्रेशर, मतलब क्या फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, यानी फ्लूइड क्या करता है, हर डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करता है, यानी रिलीज करता है, ठीक है। फिर देखते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन फ्लूइड्स आर ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, यानी फ्लूइड के ऊपर जो प्रेशर आता है वो इक्वली ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सर्ट होता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको बस याद रखना है, फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल डायरेक्शंस, यानी हर दिशा में, वो लड़की वाली दिशा नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन वाली दिशा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हर दिशा में वो फ्लूइड एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। प्रेशर एक्सर्टेड इन फ्लूइड्स आर ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, यानी प्रेशर जो होता है वो हर डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है फ्लूइड्स में, ठीक है, इक्वली एक्सर्ट होता है, ठीक है। सपोज मान लो ये वाटर, यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये बॉक्स को अभी भूल जाओ, यहाँ पे वाटर का कंटेनर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वाटर एक फ्लूइड है, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है ना, ये हर डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, वही पॉइंट है। फिर आते हैं फोर्थ टॉपिक पे, बुयांसी कुछ भी आप बोल सकते हो, तो मैं तो बुयांसी बोलता हूँ, ठीक है, यू को साइलेंट कर देता हूँ, बुयांसी बोल देता हूँ मैं, ठीक है। नॉर्मली बुयांट कुछ भी आप बोल सकते हो। बुयांसी क्या है, an upward force acting on object immersed in fluid also called upthrust or buoyant force, ठीक है। तो buoyancy क्या है, buoyancy है an upward force acting on object immersed in fluid। तो कोई भी वाटर के सरफेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली या फिर फुली इमर्स्ड है, इमर्स का मतलब, अगर पार्शियली इमर्स का मतलब है आधा तैर रहा हो, मतलब आधा हिस्सा पानी के अंदर आधा हिस्सा पानी के बाहर, अगर ऐसे फॉर्म में हो, सपोज मान लो एक बकेट लिया, बकेट में क्या किया, पानी का बोतल डाल दोगे, प्लास्टिक का बोतल, वो क्या करेगा, जनरली तो वो फ्लोट करेगा। अगर उसी बोतल को थोड़ा सा भर दोगे, आधा भर के डालोगे, तो उसका आधा हिस्सा पानी के अंदर रहेगा, आधा हिस्सा बाहर रहेगा। तो सेकंड केस में जो आधा हिस्सा बाहर है आधा हिस्सा अंदर है, उसको बोलेंगे हम पार्शियली इमर्स्ड, यानी आधा आधा है, बाहर आधा अंदर आधा, पानी के अंदर आधा, ठीक है, उसको बोलेंगे पार्शियली इमर्स्ड, ठीक है। और अगर पूरा ऊपर में फ्लोट कर रहा है ऐसे, यानी थर्मोकोल ले लो, उसको पानी के ऊपर फेंकोगे तो नॉर्मली ऐसे फ्लोट करेगा, यानी कोई हिस्सा उसका अंदर नहीं हो, सारे बाहर ही है, तो उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे क्या, फ्लोट कर रहा है। लेकिन फुल्ली इमर्स क्या मतलब क्या है, यानी पानी के अंदर पूरा उसका बॉडी होगा, ठीक है, जैसे सबमरीन हो गया, तो पानी के अंदर ही पूरा उसका बॉडी रहता है, जब भी जरूरत पड़ता है तभी वो ऊपर आता है, ठीक है। तो द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इमर्स पार्शियली और फुल्ली इन फ्लूइड, ठीक है, यानी एक ऐसा फोर्स जो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, उस क्या करेगा, अगर पानी में कोई चीज आप क्या करोगे ना, नॉर्मली एक बकेट लेना, उसमें पानी फुल करना, बोतल को, प्लास्टिक बोतल को अंदर दबा के छोड़ना, ऐसे दबा के छोड़ोगे, फिर अपना हाथ रिलीज कर बाहर निकालना है, तो देखोगे वो बोतल अपने आप धीरे से उठ के ऊपर आ जाएगा। क्यों,
दो रीजंस होते हैं, एक तो उसमें अपवर्ड फोर्स यानी अपथ्रस्ट लगता है, उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स, ठीक है। वो जो फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में यानी बोतल को जो ऊपर भेजता है, धकेलता है ऊपर, पुश करता है, उसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स, ठीक है। दूसरा कारण क्या है बोतल को ऊपर निकलने का? बोतल का जो डेंसिटी होता है वो पानी के कंपेयर में लेस होता है, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं, यही दो रीजन जिसके वजह से ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है या फिर सिंक हो जाता है, ठीक है। तो बॉयंसी क्या है? An upward force acting on object immersed partially or fully in a fluid, यानी कोई भी, देखो यहाँ पे बकेट के अंदर, ये बकेट के अंदर हमने क्या एक डिब्बे को नीचे डाला है, ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, ऊपर उसको धकेलेगा, वो फोर्स को हम बोलेंगे बॉयंट फोर्स या फिर बॉयंसी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, इतना ही आपको याद रखना। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम, यानी डेंसिटी को ये रो में से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं, ग्रीक लेटर है रो, ठीक है, रो बोलते हैं इसको। 10th क्लास में आप जब जाओगे आप रो को रेजिस्टिविटी पढ़ोगे, ठीक है, रो मतलब रेजिस्टिविटी पढ़ोगे, डेंसिटी को भी रो बोलते हैं। 11th में डेंसिटी को रो बोलेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेम सिंबल के बहुत सारे नोटेशंस होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम डेंसिटी को कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर रो से डिनोट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे रो से डिनोट किया, कंफ्यूज नहीं होगा, कैपिटल डी का मतलब भी डेंसिटी होता है, ठीक है। तो रो इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कोई यूनिट वॉल्यूम के ऊपर जितना मास हम डालते हैं यानी होता है मास, उसको बोलते हैं डेंसिटी। सपोज मान लो ये एक, सपोज मान लो एक क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, तो एल क्यूब। तो एल क्यूब के ऊपर, एल क्यूब एक वॉल्यूम है ना, तो एल क्यूब का मास कितना है? तो मास अगर सपोज वो फ्लूइड क्या क्यूब का अगर मास अगर मान लो x kgs है और उसका वॉल्यूम है एल क्यूब, तो उसका डेंसिटी कितना हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय एल क्यूब, ठीक है, उसको डेंसिटी दे देगा। तो डेंसिटी क्या है? नॉर्मली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास विद वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू d कैपिटल डी ऑफ रो। यूनिट क्या है डेंसिटी का? केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, या फिर आप लिख सकते हो केजी मीटर इनवर्स की, ठीक है, यूनिट आप लिख सकते हो, ठीक है, डेंसिटी का। फिर आप देखोगे रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी यानी what it is the relative density is the ratio of density of water to the density of any other objects, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है? हम एक पर्टिकुलर डेंसिटी को ले लेते हैं, उसी के हिसाब से दूसरों को रिलेटिव मान के दूसरे चीजों का डेंसिटी निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया रहेगा और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको उसमें डिवाइड कर दोगे तो उसका रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी दिया है, रो ऑफ वाटर आपको पता है और पूछ लेगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लो, तो आप क्या करोगे? रो ऑफ ऑब्जेक्ट को उस तरफ ले जाओगे और रो वाटर से रिलेटिव डेंसिटी को डिवाइड कर दो, तो ऐसे निकल जाएगा। सपोज मान के चलो किसी भी वाटर का डेंसिटी हमने दिया है x और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हमें पूछा है, ये है वाटर का डेंसिटी, ठीक है, H2 का डेंसिटी x दिया है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हमें पूछा है, और रिलेटिव डेंसिटी हमें दे दिया है y। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का डेंसिटी यहाँ पे हो जाएगा x, यानी वाटर का डेंसिटी डिवाइडेड बाई रिलेटिव डेंसिटी y, ठीक है, ऐसे आप निकालना। तो तीनों में से कोई दो दिया होगा और तीसरा वाला आपको पूछा होगा, ठीक है, नॉर्मल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स का जो नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज करके कैलकुलेशन हम निकालते। यहाँ पे और ये दो चीज आपको याद रखना है। पहला चीज है, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी यानी r ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन r वाटर, सॉरी रो वाटर, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? पानी के अंदर डूब जाएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी रो वाटर से यानी पानी की डेंसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा उसके ऊपर, ठीक है। आप मान के चलो एक बड़ा सा क्या बोलते हैं, एक छोटा सा नेल यानी कील लो और एक साइड में उससे बड़ा सा एक मार्कर लो। कील मार्कर से छोटा, एक छोटा सा कील लिया मैंने और मार्कर लिया, तो दोनों में से मार्कर बड़ा है, मार्कर का मास भी ज्यादा होगा। लेकिन मैं पानी के अंदर अगर फेंकूंगा दोनों को तो कील नीचे डूब जाएगा लेकिन मार्कर तैरेगा। आप बोलोगे मार्कर तो बाहर ही है एज कंपेयर टू कील, देन व्हाई दिस मार्कर इज फ्लोटिंग एंड व्हाई दिस कील गेट्स सिंक्ड, ठीक है। तो इसका रीजन ये है क्योंकि कील का जो डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है, इसीलिए वो पानी के अंदर डूब गया।
ठीक है, सॉरी हाँ, पानी के अंदर डूब गया, यानी ऑब्जेक्ट का अगर डेंसिटी पानी से ज़्यादा होता है तो वो सिंक यानी डूब जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो वो लेस है तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। सॉरी, फिर आते हैं आखिरी टॉपिक पे, दैट इज आर्किमेडिस प्रिंसिपल। आर्किमेडिस प्रिंसिपल, आर्किमेडिस एक ग्रीक साइंटिस्ट या ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था आर्किमेडिस प्रिंसिपल। आर्किमेडिस ग्रीक के थे या कहाँ के थे मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लग रहा है ग्रीक, आप देख लेना कहाँ से, ठीक है। तो आर्किमेडिस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड। पार्शियली इमर्स्ड और फुल्ली इमर्स्ड का मतलब मैं बता दिया हूँ। व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, यानी कोई भी फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली या फिर फुल्ली इमर्स्ड, यानी पार्शियली तैर रहा है या फिर फुल्ली मतलब पार्शियली डूबा हुआ है या फिर फुल्ली डूबा हुआ है, तो इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, यानी इसके ऊपर एक बॉयंट ऑफ थ्रस्ट लगेगा, बॉयंट फोर्स, व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यानी वो जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, जितना फ्लूइड वो ऑब्जेक्ट को पानी में डालने से डिस्प्लेस यानी हट गया, उतना उसी ऑब्जेक्ट का वेट के साथ इक्वल हुआ। यहाँ पे मान के चलो अभी ये ऑब्जेक्ट जो है, ये बॉक्स, ठीक है, बॉक्स जो है, इसको आप देखोगे अगर पानी स्टिल है उसके ऊपर आप कुछ डाल दोगे तो पानी क्या करता है, छिटक जाता है चारों। तो वो जो पानी छिटक गया, वो पानी का जितना वेट होगा, वेट जो मैं बोला था, वेट जो होगा ग्रेविटी पहले बोला था मैंने, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, वो जो वेट होगा वो इस थ्रस्ट यानी बॉयंट फोर्स के इक्वल होगा, थ्रस्ट के साथ, ठीक है, अपवर्ड फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा। तो आर्किमेडिस प्रिंसिपल की डेफिनेशन ये है, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स और थ्रस्ट व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। आई होप आपको यहाँ तक क्लियरली अच्छे से समझ गए होंगे, समझ में आ चुका होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन मैं मेरा जिद नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय, बाय।